हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज वैसे तो आज डे 23 होना चाहिए था, लेकिन आज डे 22 के क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। ग्रामर के हैं और वोकैब भी है इसमें, और मौका लगा तो एक लिटरेचर के क्वेश्चंस भी आज ही आप लोगों को वो भी मिल जाएंगे। तो मतलब डे 22 एंड 23 कवर कर दूंगी मैं आप लोगों के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DSSB के ऐड के साथ। और नेक्स्ट जो है वो वीडियो डे 22, डोंट वेट फॉर अपॉर्चुनिटी, क्रिएट इट। कि भाई अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार मत कीजिए, उसे क्रिएट कीजिए, बनाइए अपॉर्चुनिटी को। और इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चंस। द ड्यूटीज़ ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड टू कंटेन एंटी सोशल एलिमेंट्स। इसके बारे में या देखिए देखिए, जब भी कभी अगर किसी सेंटेंस में अगर वर्ब्स जो हैं वो देखते हैं, तो वर्ब्स जो होते हैं ना वो जब कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस देखते हैं, कंपैटिबिलिटी ऑफ वर्ब्स देखते हैं, तो ये देखते हैं कि एक अगर सेंटेंस में 2-3 वर्ब्स आ रहे हैं, तो जो मेजॉरिटी वर्ब होता है ना उसको जो एक नेक्स्ट वाला होता है उसे भी मेजॉरिटी में कर देते हैं। अब आप ये देखिए, द ड्यूटीज़ ऑफ अ पुलिसमैन। पहले तो अब यहाँ देखिए कि यहाँ पर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब है वो उसके साथ जुड़ रहे हैं रेगुलेटिंग, इन्वेस्टिगेटिंग द क्राइम एंड। अब भाई जब ये तीनों एक ही वर्ब हैं तो ये बीच में जो है इसको हम इन्फिनेटिव क्यों करेंगे? जब द ड्यूटीज ऑफ अ पुलिसमैन आर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक, इन्वेस्टिगेटिंग क्राइम एंड डू, तो अब आप ये खुद देखिए कि जब उसके साथ जुड़ रहा तो जो आपका कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस होगा आर, तो यहाँ पर ये वाला वर्ब भी ING फॉर्म में हो जाएगा, यानी कि ये भी हो जाएगा कंटेनिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स। तो ये हुआ आपका इसका C पार्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अगर क्वेश्चन नंबर 2 आता है तो माना कि भाई आपको सामने दिख रहा है कि इफ आई वॉज यू, तो कूद के इफ आई वर यू लगा देंगे। लेकिन एक क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़िए, इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट हैव कमिटेड दिस ब्लंडर। इससे ये पता चल रहा है कि भाई वो कह रहा है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये गलती नहीं करता। मतलब कि ये प्रेजेंट के काल्पनिक इच्छा के लिए नहीं बात की जा रही है। ये जो कंडीशनल है ये पास्ट कंडीशनल नहीं है, ये परफेक्ट कंडीशनल वाला पार्ट है, यानी कि टाइप 3 वाला कंडीशनल है जो ये कह रहा है कि भाई अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ये काम नहीं करता, यानी कि वो बात बीत चुकी है। तो मान लीजिए अगर इसमें ऑप्शंस में दे रखा होता कि भाई ये पूरा सेंटेंस में इफ़ आई वर यू, इफ़ आई हैड बीन यू, तो कूद के जो है वॉज यू की जगह वर यू लगा, मगर पूरा का पूरा सेंटेंस पढ़ा जाता है तो यहाँ वॉज यू तो होगा ही नहीं, ये तो पता ही है। इफ़ आई हैड बीन यू, क्यों? क्योंकि इसमें जो है बीती हुई परिस्थिति के बारे में बात की जा रही है। आई होप आपको मेरी यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, it is not surprising that her death cast a pale of gloom over all those who came in contact with her। तो जरा ये ध्यान से देखिए, ये सरप्राइजिंग नहीं है कि भाई उसकी मृत्यु से बहुत से लोगों को दुख हुआ है जो उसके कांटेक्ट में आए थे। भाई कांटेक्ट में पहले आएंगे और उसकी मृत्यु से जो दुख होगा वो उसमें कांटेक्ट में पहले आएंगे, तभी जो है मृत्यु पर दुख व्यक्त करने के लिए आएंगे। तो इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दैट हर डेथ कास्ट अ पेल ऑफ ग्लूम ऑफ जो है पेल ऑफ ग्लूम ओवर ऑल दोज हु हैड कम। तो भाई ये देखिए कि ये जो सेंटेंस होते हैं इनमें एक काम पहले और एक काम बाद में होता है, तो उसमें जो है हम जो क्या लगाते हैं, जो क्योंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है वो पास्ट में पास्ट होता है, तो इसीलिए पास्ट इंडेफिनेट जो होता है वो प्रेजेंट से पास्ट होता है, और जो पास्ट परफेक्ट होता है वो पास्ट से पास्ट होता है। तो इसीलिए यहाँ पर आएगा हु हैड कम इन कॉन्टैक्ट विद हर, तो यहाँ हमारा पार्ट लगेगा डी। Now the next question is, well I spent 6 or 7 years after high school trying to find a job for me but could not succeed in it। देखिए well I spent, अब ये जो spend है ना ये है verb की फर्स्ट फॉर्म, इसकी सेकेंड फॉर्म है spent, थर्ड फॉर्म भी है spent। ये जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये कह रहा है कि भाई मैंने 10
6 से 7 साल जो हैं हाई स्कूल के बाद जॉब पाने के लिए कोशिश करी, मगर मैं उसमें सक्सीड नहीं हुआ, बट कुड नॉट सक्सीड। तो भाई ये जो है स्पेंड तो जो हो गया प्रेजेंट है, कर रहे हैं थोड़ी, करते हैं थोड़ी, ये होगा आई स्पेंट, कि मैंने जो है स्पेंट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई स्पेंट, स्पेंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, स्पेंट जो है वो सेकंड फॉर्म, कि मैंने पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट की बात की जा रही है हाई स्कूल के बाद, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा स्पेंट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्डली डिड शी फिनिश द टाइपिंग व्हेन द मैनेजर एंटर्ड द रूम विद सम मोर वर्क। भाई हार्डली के साथ हैड लगाने का एक पर्पज़ ये होता है कि अगर एक काम पहले और एक काम बाद में हो रहा हो, तो जो काम पहले ख़त्म हो जाता है वह उसके लिए लगाते हैं हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, और जो बाद में ख़त्म होता है उसके लिए लगाते हैं हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। अब कहने का मतलब ये है कि भाई उसने मुश्किल से ही टाइपिंग फिनिश, भाई जैसे ही उसने टाइपिंग फिनिश करी, मैनेजर जो है वो और वर्क के साथ आ गए। टाइपिंग पहले फिनिश हुई, मैनेजर बाद में आए, तो इसीलिए यहाँ पर आएगा हार्डली, डिड शी की जगह आएगा हार्डली हैड शी, और फिनिश की जगह आएगा फिनिश्ड, हार्डली हैड शी फिनिश्ड। तो ये ए पार्ट में एरर है। अब नीचे क्वेश्चन नंबर 6 पढ़िएगा, अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें कोई भी गलती आपको नहीं दिखेगी। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन इफ़ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली। मगर आप एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, विल और कैन का कहाँ यूज़ होता है। विल का मतलब होता है अगर आप इस बुकलेट को ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको नॉलेज जानकारी मिल जाएगी। विल जो होता है ना, जब आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर आधारित होती है, एक कंडीशन होती है, उस कंडीशन पर आधारित एक रिजल्ट होता है जो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। लेकिन अगर वो एबिलिटी बताता है तो एबिलिटी बताने के लिए आप विल ना यूज़ करके कैन यूज़ करते हैं। भाई अगर हम ध्यान से पढ़ लेंगे तो हम उस इंफॉर्मेशन को प्राप्त कर सकते हैं, दैट इज़ आवर एबिलिटी। तो ये जो है यू विल गेट, भाई ये जो है कि ये होगा तो ये होगा, भाई एबिलिटी है, एबिलिटी होगी तो यहाँ पर आप यूज़ करते हैं कैन। इफ़ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली, अगर आप इस बुकलेट को ध्यान से पढ़ेंगे, यू कैन गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन, तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तो दैट इज़ जो है वो एबिलिटी है, सरकमस्टेंशियल हुए है, तो इसीलिए वहाँ पर हम लगाएंगे कैन का यूज़ करेंगे, विल का यूज़ नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, नीदर हर हस्बैंड नॉर हर ब्रदर वर एबल टू हेल्प हर इन अ वर्क। जब नीदर और नॉर से दो सेंटेंसेस को जोड़ते हैं तो जो वर्ब होता है वो नॉर के जैसे नीदर नॉर, ईदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो से जोड़ते हैं, तो वर्ब जो होता है वो और, नॉर और बट ऑल्सो के बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार लगता है। तो अब आप यहाँ देखिए, नीदर हर हस्बैंड नॉर हर ब्रदर, तो ये ब्रदर जो है वो सिंगुलर है, तो यहाँ वर्ब ना लगा के हम क्या लगाएंगे, वॉज का यूज़ किया जाएगा। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड द स्कूल ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच्ड हिम एंड रिपोर्ट द मैटर। आप खुद देखिए कि इसमें फिर कंपैटिबिलिटी ऑफ टेंसेस है, एज सून एज द प्रिंसिपल एंटर्ड, वर्ब नंबर 1 पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ऑल द स्टूडेंट्स अप्रोच पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो ये बीच में रिपोर्ट द मैटर क्यों आएगा, दैट विल बी रिपोर्टेड द मैटर। तो आंसर है हमारा दैट इज डी। He is writing novels ever since he became a graduate। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज़ ये बताऊं कि देखिए, ever since या since आए, तो इसके पहले प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस और इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। जैसे अगर मैंने कहा कि मेनी थिंग्स हैव चेंज सिंस आई मेट यू, तो बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं जब से, तो ये जो सिंस अगर बीच में आ रहा है
तो सिंस अगर कंजंक्शन के तौर पर यूज़ हो रहा है तो यहाँ पास्ट इंडेफिनेट और यहाँ पे आप पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं अगर एवर सिंस। वैसे भी अगर सिंस आ रहा है तो वो आपको वैसे भी जब से टाइम को बताने वाला है, तो टाइम बताने के लिए आपको टाइम बताने के लिए दो कब पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए आपको जो यूज़ करना होता है प्रेजेंट परफेक्ट या परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ करना होता है। तो आप यहाँ पे देखिए ही इज़ राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस, तो यहाँ पर ये बी पार्ट में है, या तो यह ही इज़ राइटिंग की जगह होगा ही हैज़ बीन राइटिंग नॉवेल्स एवर सिंस ही बिकेम अ ग्रेजुएट। तो यहाँ पर आएगा, मैंने जैसे आपको बताया कि एवर सिंस या सिंस के पहले प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस वो भी स्टैटिक और डायनेमिक वर्ब को देखकर लगाया जाता है, और इसके बाद जो होता है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज़ किया जाता है। इफ़ माई फादर विल अप्रूव आई विल गो टू बॉम्बे। तो ये क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए कि जब कभी हम कंडीशनल टाइप 1 जो होता है हमारा कंडीशनल में, जिसमें हम एक कंडीशन बताते हैं, उस कंडीशन पे आधारित एक रिजल्ट आना होता है, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो दोनों में माना दोनों सेंटेंसेस हमारे फ्यूचर में होते हैं, मगर जो कंडीशनल क्लॉज होता है वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनेट में, और जो रिजल्ट क्लॉज होता है वो होता है फ्यूचर इंडेफिनेट में। तो यहाँ ये देखिए कि कंडीशनल क्लॉज कौन सा है, इफ़ माई फादर विल अप्रूव, अगर मेरे फादर अप्रूव कर देंगे तो मैं मुंबई जाऊँगा। तो इफ़ माई फादर विल अप्रूव मई, इफ़ माई फादर अप्रूव्स। Not only the bandits robbed the traveler of his purse, but they also wounded him grievously. एक चीज़ ये याद रखिएगा, अगर not only, hardly, scarcely से सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन का यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है? बिकॉज दे आर एडवर्ब्स। अब एडवर्ब जो होता है वो किसी नाउन को मॉडिफाई नहीं करता है, इधर इट मॉडिफाइज द होल सेंटेंस, मगर वो वर्ब को, एडजेक्टिव को या एडवर्ब को मॉडिफाई करता है। तो अब आप ये देखिए, नॉट ओनली द बैंडिट्स रॉब्ड द ट्रैवलर, अब नॉट ओनली से स्टार्ट हुआ है, इन्वर्जन लगाएंगे तो यहाँ आएगा नॉट ओनली डिड द बैंडिट्स रॉब द ट्रैवलर ऑफ हिज पर्स बट दे ऑल्सो वुंडेड हिम ग्रीवियसली। अगर ये होता द बैंडिट्स, अब नॉट द बैंडिट्स नॉट ओनली रॉब द ट्रैवलर, अगर बीच में लगाते तो बात अलग थी, बट अगर हम इसे से स्टार्ट करते हैं तो हमें इसमें इन्वर्जन का यूज़ करना होता है। नेक्स्ट, बैक्टीरिया इज़ प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। पहली बात, जो बैक्टीरिया है दैट इज़ अ प्लूरल नाउन, इसका सिंगुलर, ये जो वर्ड्स होते हैं जो किसी और लैंग्वेज से लिए जाते हैं, इसमें आइए इसका जो होगा दैट इज़ बैक्टीरियम। बैक्टीरियम इज़ प्रोबेबली, अब बैक्टीरिया आर प्रोबेबली द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लाइफ, इसकी जगह हम कर देंगे बैक्टीरियम, क्योंकि सिंगुलर यूज़ करना, बैक्टीरिया इज़ प्लूरल। 20 miles are a long way to walk। जब हम डिस्टेंस यूनिट्स ऑफ मनी को एक यूनिट में लेकर बोलते हैं तो उनके लिए हम सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं, जैसे 20 miles इज़ अ लॉन्ग डिस्टेंस टू वॉक, 5000 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग अमाउंट। तो ये जो है जब हम एक यूनिट के रूप में यूज़ करते हैं तो वहाँ पर उसके लिए वर्ब जो लगता है वो सिंगुलर लगता है। तो यहाँ पर आएगा इज़। Will you please remind him to switch off the fans when he left? भाई अब बोला कि भाई आप उसे याद दिला दोगे जब वो जाएगा। अब जाएगा, चला गया नहीं, जाने के बाद कौन किसको याद दिलाएगा? फ़ोन करके कहेंगे कि पंखे बंद करके जाके। तो यहाँ पर है will you please remind him to switch off the fans when he left, नहीं when he leaves। तो ये हो गया D। I pleaded with him with a view to convincing him of my innocence in the matter। ये याद रखिएगा, जब भी कभी with a view to, ये looking forward to, ये phrases आते हैं with a view to, तो इनमें जो to होता है that is preposition। to preposition होता है, और preposition जो होता है वो अपने बाद noun, प्रनाउन या जेरेंड लेता है। तो यानी कि अगर नाउन प्रनाउन नहीं है तो वील यूज़ द आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। तो इसीलिए इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं कन्विंसिंग आ रहा है, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आई प्लेडेड विद हिम
आई प्लीडेड हिम विद अ व्यू टू कन्विंसिंग हिम, तो इस सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है, दैट इज नो एरर। He drank once again as he was feeling thirsty. उसने दोबारा से पिया, पानी पिया, जो भी पिया कि वो उसके प्यास लग रही थी, was feeling thirsty, तो ये भी नो एरर है, सही है बिल्कुल, कोई गलती नहीं है। थर्स्टी फील ही करते हैं। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 17, विद अ व्यू टू हेल्प द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज दे एक्सपर्ट्स टू डिफरेंट, इसमें एक टाइपिंग मिस्टेक है, वेंट टू डिफरेंट रीजंस। देखिए फिर ये वाली चीज हो गई, विद अ व्यू टू अगर आ रहा है तो वहां पर हेल्प ना लिखकर क्या कहेंगे, विद अ व्यू टू हेल्पिंग द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज देयर एक्सपर्ट्स वेंट टू डिफरेंट रीजंस ऑफ द वर्ल्ड। तो ये तो टाइपिंग मिस्टेक थी, इसमें इसी वाले पार्ट में गलती है, यहाँ ए आएगा। One of these days I will be going to confront you with incontrovertible evidence। भाई देखिए अगर किसी भी सेंटेंस में एक होता है is are am plus going to, या will be प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। अगर आप किसी से सर्टन, भाई ये होता है कि फ्यूचर में कोई काम होगा ही होगा, मतलब भविष्य में कोई काम करने जा रहे हैं, तो उसके लिए या तो आप ये इज आर एम प्लस गोइंग टू लगाएंगे, आई एम गोइंग टू आस्क यू अ क्वेश्चन, आई विल बी आस्किंग यू अ क्वेश्चन। अब दोनों को मिला के ज़रूरत से ज़्यादा अंग्रेजी का प्रयोग नहीं करें, वो बहुत सेहत के लिए हानिकारक होता है। वही चीज़ यहाँ सेहत के लिए हानिकारक काम कर दिया गया है। वन ऑफ दीज डेज आई विल बी गोइंग टू नहीं होगा, वन ऑफ दीज डेज आई एम गोइंग टू आस्क यू, गोइंग टू कन्फ्रंट यू। तो विल बी और गोइंग टू एक साथ यूज नहीं किए जाते। एंड नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इट इज़ नेसेसरी दैट एवरीबडी मस्ट हैव अ हाउस। जब आप किसी चीज़ के लिए अपनी राय देते हैं तो भाई आप उसमें जो है मस्ट नहीं लगाते हैं, उसके लिए लगाया जाता है शुड। शुड का मतलब होता है यू आर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर समथिंग, और उसके लिए आपका ये है कि मस्ट का तो मतलब ये होता है होना ही चाहिए, नहीं होगा तो हम अपना घर छोड़ के दूसरे को उसमें रहने के लिए दे देंगे, ऐसा नहीं होता। जब आप कहते हैं इट्स नेसेसरी, ये जरूरी है कि हर किसी के पास अपना घर होना चाहिए, तो वो चीज़ जो होती है, जो वो पॉलिटिशियंस बोलते हैं या लोग बोलते हैं, तो वो होता है कि एक जनरल कंसर्न में जब बोला जाता है तो मस्ट की जगह ये लगाया जाता है शुड। शुड इज formal whereas must is informal. This small table will collapse if you will stand on it। ये वही है कि अगर तुम इस पे खड़े होगे तो ये टेबल जो है वो ढह जाएगी। तो if you stand on it the small table will collapse। ये याद रखिएगा, कंडीशनल क्लॉज में if will का यूज नहीं करते हैं। Now the next question is, Shobha asked the dealer the price of that bicycle and whether it is really made in Germany। शोभा asked, ठीक है भाई, पूछा, पास्ट टेंस में है, तो and whether it was really, ये जो है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, it was really made in Germany। तो ये एक और इसमें गलती ये भी है कि ये फुल स्टॉप आएगा, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है दैट इज इनडायरेक्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं किया जाएगा। He refused to answer the question despite the fact that his silence will be interpreted as guilt। अब आप ये देखिए, उसने आंसर देने से मना कर दिया, ये जानते हुए भी कि उसका साइलेंस जो है वो उसको गिल्टी जो है वो ठहरा देगा। तो रिफ्यूज है, मना करा है। विल का जो पास्ट टेंस होता है दैट इज वुड। तो यहाँ पर आपके आंसर है दैट इज सी। Sadhana was the one person who could somehow manage to working in that section for a long time। भाई साधना was the one person who could somehow manage to work। टू वर्किंग नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर ये टू जो है वो प्रेपोजिशन नहीं है, दैट्स एन इन्फिनेटिव, और इन्फिनेटिव जो आता है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ किया जाता है, इसीलिए यहाँ आएगा सी। When we consider all the factors which are many, the number of school dropouts are quite disturbing। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब सेंटेंस में
अ नंबर ऑफ एंड द नंबर ऑफ आता है, अगर ए नंबर ऑफ आ रहा है अगर ए नंबर ऑफ दिया है तो अ नंबर ऑफ का मतलब होता है मैनी, तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगता है। द नंबर ऑफ का मतलब होता है कुल, द नंबर ऑफ मीन्स होता है कुल संख्या, तो उसके साथ जो वर्ब लगता है दैट इज सिंगुलर। द नंबर ऑफ कुल संख्या एंड अ नंबर ऑफ बहुत सारे, तो अ नंबर ऑफ के साथ प्लूरल वर्ब लगता है, द नंबर ऑफ के साथ सिंगुलर लगता है। अब आप खुद देखिए, व्हेन वी कंसिडर ऑल द फैक्टर्स विच आर मेनी, द नंबर ऑफ स्कूल ड्रॉप आउट्स इज क्वाइट डिस्टर्बिंग, तो यहाँ आएगा इज। Now the next question is, the lecture to be held in the auditorium tomorrow was open to the public and free of cost. Lecture होना है कल, तो ऑडिटोरियम के लिए was नहीं लगाएंगे, that is the lecture to be held in the auditorium tomorrow. लेक्चर कल होना है, is open to the public, कि वो पब्लिक के लिए ओपन कर दिया गया है, ओपन था थोड़ी, ओपन कर दिया गया है। While proceeding on leave, भाई लीव पे जाते समय ही हैड कमिटेड, उसने वादा किया था दैट ही वुड बी रिज्यूम्ड आफ्टर 2 days, कि वो आ जाएगा, उसको वापस रख लिया जाएगा नहीं, वो आ जाएगा। भाई वुड बी रिज्यूम तब लगाते जब काम किसी और के द्वारा किया जाता, दैट विल बी पैसिव वॉइस, तो ही वुड बी रिज्यूम नहीं होगा, ही वुड रिज्यूम, दैट ही वुड रिज्यूम आफ्टर 2 days। Coffee seeds is dried and roasted before they are ground into powder. Coffee seeds plural है, तो इसके साथ हम लगाएंगे R। अब now question number 28, if there had been no thinking, life would follow the beaten track. अगर नई सोच ना होती तो लाइफ वुड फॉलो द बीटन, तो जिंदगी जो है वो बीटन ट्रैक ही फॉलो करती। यानी कि भाई नई सोच है, अगर नहीं होती तो, भाई नहीं होती तो, इफ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग लाइफ वुड हैव फॉलोड। नहीं होती तो नहीं, इफ देयर हैड बीन, भाई ये भी हम कह रहे हैं कि भाई नहीं होती है, इसका मतलब वो चीज़ हो चुकी है। अगर नहीं होती तो ये भी हमारा टाइप 3 है, तो इफ देयर हैड बीन नो न्यू थिंकिंग लाइफ वुड हैव फॉलोड, तो यहाँ पर ये पार्ट में आएगा सी पार्ट में। And now the next question is, my father did not heard from my younger brother who is abroad for over a month. Did not के साथ verb की first form का use किया जाता है, do, does, did के साथ first form of verb use करते हैं। My father did not hear from my younger brother who is abroad for over a month। ठीक है, और वैसे तो अब नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे तो इस सेंटेंस में 2 गलतियां हैं, हु इज अब्रॉड नहीं आएगा, हु हैज़ बीन अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, तो ये वाला भी गलत हो गया। सिंस ऑफ फॉर आता है तो उसमें जो है आपका परफेक्ट टेंस का यूज़ किया जाता है, तो हु हैज़ बीन अब्रॉड फॉर ओवर अ मंथ, तो यहाँ पे ये भी गलती है, ये भी गलती है। तो हो सकता है इसमें यह कहें कि भाई इनमें से ठीक कौन सा पार्ट है। While going through the report yesterday, I find several factual mistakes। तो आप ये देख सकते हैं, पहले ऊपर वाला देख लेते हैं, इसमें और इसमें दोनों पार्ट में एरर है। अब यहाँ देखिए, while going through the report yesterday, टाइम पीरियड दे रखा है, while going through the report, going through नहीं, while went through, ठीक है, while going through the report yesterday, I find several factual mistakes। तो भाई मैं पाता या आई फाउंड, मैंने पाई, ये तो इसमें भी है। एक मिनट रुक जाओ भैया, ये तो काफ़ी। वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे, कल जो है ये इस वाले को नहीं, वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंड, कल है ना, मैंने आई फाउंड सेवरल मिस्टेक्स, तो इसमें वाइल गोइंग थ्रू तो सही है, मैंने उसको नहीं देखा था नीचे आगे वाला। वाइल गोइंग थ्रू द रिपोर्ट यस्टरडे आई फाउंड सेवरल मिस्टेक्स, तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जो है आपका ठीक हो जाएगा कि, तो यहाँ पर हो गया आपका दैट इज फाइंड की जगह हो जाएगा फाउंड, कि भाई मैंने कई सारी मिस्टेक्स जो है उसमें पाई।
अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, जो किसी भी चीज़ को किसी आर्ट का जो ज्ञाता होता है कि वो उसे क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ में जो एक्सपर्ट होता है उसे क्या कहा जाता है, क्रिटिकल। भाई जिसको को अपनी चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता हो, जो उसकी एक एक चीज़ के बारे में जानता हो, तो कलम और मग्गे जिसे कहना चाहिए, दैट इज़ कॉनिशियर। इसे कहते हैं कॉनिशियर कहा जाता है। गौर में एक्सपर्टीज़ या आर्टिज़न नहीं, दैट इज़ एक्सपर्टीज़, आर्टिज़न, गोरमे एंड कॉनिशियर। तो इसे कहा जाता है कॉनिशियर। कलम और मग्गे जो होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, दे आर नोन एज कॉनिशियर। आपको देखिए एक्सपर्टीज़ का मतलब होता है अपने काम में दक्ष जो होते हैं, आर्टिज़न जो कार्य करने वाले, गोरमे जो होते हैं जो खाने के बारे में, जो उसके किसी चीज़ के बारे में जो खाने पीने के उसमें काफ़ी जो जानते हैं, लेकिन कॉनिशियर किसी भी आर्ट से संबंधित है। अ मेकअप रूम बिहाइंड स्टेज, कि जो स्टेज एक्टर्स के लिए और फिल्म कलाकारों के लिए जो मेकअप रूम होता है उसे क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज ग्रीन रूम। उसे ग्रीन रूम कहा जाता है। समवन हु परस्यूज अ स्टडी और स्पोर्ट एज अ पास टाइम, जब कोई किसी काम को केवल अपने लिए करता है, कोई उसमें दूसरे एक, ना तो वो पैसा कमाने के लिए करता है, ना वो उसमें ऐसा है कि भाई करता ही रहेगा क्योंकि ये उसकी ज़रूरत है। वो जब कोई व्यक्ति जो है केवल अपने शौक के लिए कोई काम करता है, शौकिया काम करने वाले को कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज एमेच्योर। एमेच्योर जो है उन्हें कहा जाता है। एंड नाउ द नेक्स्ट वन इज टू अ टी। टू अ टी का मतलब होता है एग्जैक्टली, किसी बात का जो है भाई बिल्कुल एग्जैक्ट वर्ड को बोलने को बोला जाता है, दैट इज नोन एज एग्जैक्टली। अगेंस्ट द रेनी डेज, अगेंस्ट द रेनी डेज का मतलब होता है कि एवरीवन शुड कीप सम सेविंग्स अगेंस्ट द रेनी डेज। इसका मतलब ये होता है कि भाई हर एक व्यक्ति को अपने बुरे वक्त के लिए कुछ ना कुछ जो है वो बचा कर रखना चाहिए। तो फॉर हार्ड टाइम्स, तो इसका आंसर है फॉर हार्ड टाइम्स। ये सिनोनिम्स हैं। टर्बिड, टर्बिड का मतलब होता है कुछ चिपचिपा सा, थिक सा, उसे क्या कहा जाता है, टर्बिड। टर्बिड का सिनोनिम होगा दैट विल बी थिक। इसका आंसर होगा थिक। ठीक है, जैसे पानी में अगर मिट्टी मिल जाती है तो वो थिक हो जाता है, दैट इज नोन एज टर्बिड। समुद्र के पानी को टर्बिड कहा जाता है जब उसमें मिट्टी विट्टी मिली होती है। बिहूफ का मतलब होता है प्रॉफिट, एडवांटेज। किसी भी प्रकार की जो एडवांटेज होती है, जो फायदा मिलता है, उसे बिहूफ कहा जाता है। तो इसका आंसर है आपका प्रॉफिट। लिगेचर, बैंडेज, किसी भी प्रकार की लिगामेंट से याद रख सकते हैं लिगेचर, और वो बैंडेज, बैंडेज को किसी प्रकार की पट्टी, फीता, दैट इज नोन एज बैंडेज। लिगेचर इज बैंडेज। स्कैल्पेल, स्कैल्पेल जो होता है एक पतला सा नाइफ होता है, डॉक्टर्स जो इसे यूज करते हैं, तो दैट इज स्मॉल नाइफ होता है, उसे कहा जाता है स्कैल्पेल। स्टाइलॉइड, स्टाइलॉइड जो होता है, दे स्टाइल से मत जाइएगा, शब्द के उस पर स्टाइलॉइड का मतलब होता है स्लेंडर। स्लेंडर को बोला जाता है, पतले को बोला जाता है। स्टाइलॉइड स्लेंडर प्रोसेस होता है, तो इसे ये कहा जाता है दैट इज नोन एज स्लेंडर। नाउ द नेक्स्ट वन इज एंटोनिम्स लेने। अफ्लिक्शन का मतलब होता है बीमारी, तो बीमारी का उल्टा क्या होगा, कहते हैं कि हेल एंड हार्टीनेस, हेलनेस। तो बीमारी का उल्टा क्या होगा भाई, जो है अच्छी सेहत, तो दैट विल बी हेलनेस। अलाक्रिटी का मतलब होता है बहुत ही जोश से, जैसे कुछ कहा तो एकदम करने को तैयार हो गए। अलाक्रिटी का मतलब होता है उत्सुक होना, जोश में होना, बहुत जल्दी, मतलब किसी काम को करने के लिए बहुत रेडी होना। उसका उल्टा क्या होगा, दैट विल बी रिलक्टेंस, मना, बिल्कुल तैयार ही नहीं है किसी चीज़ को करने के लिए, तो दैट इज नोन एज अलाक्रिटी का एंटोनिम होगा, दैट विल बी रिलक्टेंस। ऑल्ट्रुइस्टिक,
बहुत ही ज़्यादा चैरिटेबल, जो दयालु होंगे, उसे ऑल्ट्रिस्टिक कहा जाएगा। तो ऑल्ट्रिस्टिक का जो एंटोनिम होगा दैट विल बी निगर्डली, कंजूस। एमिएबल, बहुत ही अच्छे सहृदय व्यक्ति को, बहुत ही विनीत स्वभाव के व्यक्ति को एमिएबल बोला जाता है। कॉम्प्लेसेंट का मतलब भी होता है जो हमेशा दूसरों को खुश करने के लिए तैयार रहते हैं। तो भाई ऐसा कौन होगा जिसको जो है एमिएबल का, जो बहुत अच्छा बात करने वाला होगा, उसका उल्टा क्या होगा? दैट विल बी एक्रीमोनियस। बहुत ही चिड़चिड़े, और उसमें क्या कहा जाएगा? एक्रीमोनियस। तो ये चिड़चिड़े के लिए आप यूज़ करेंगे, एक्रीमोनियस जो है वो यूज़ किया जाएगा। एंड द नेक्स्ट वन इज एप्रीहेंड। एप्रीहेंड का मतलब होता है गिरफ्तार होना। तो उसके लिए आप जो उसका एंटोनिम होगा दैट विल बी अक्विट, छूट जाना। तो इसका आंसर होगा अक्विट। दैट्स ऑल फॉर टुडे, और मिलते हैं कल। बाय बाय।